सो आज हम लोग बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में प्रॉपर्टीज़ की, रियल एस्टेट की। और मेरे को जो सबसे इस टाइम पे चंडीगढ़ शहर को जो अच्छे से समझ सका है प्रॉपर्टीज़ के मामले में, बहुत प्रॉपर्टी डीलर से मैं मिला हूँ, पर जो चंडीगढ़ के रग रग से वाकिफ़ है वो है पुनीत जी। पुनीत, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? फाइन सर, ऑल फाइन। पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि और आप लोग भी बोल देना क्योंकि बहुत इंसाइट्स आपको आज मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ शहर के। थोड़ा अगर चंडीगढ़ के रियल एस्टेट को आपको समझाना है जी जी, तो वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये एक ऐसा ग्रोइंग रियल एस्टेट है जी, जो पूरी वर्ल्ड में जो इकोनॉमी चल रही है, लोग कहते हैं जी स्लम्प आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनर्ट है। ट्राई सिटी हमारा इनर्ट है। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ के रेट चाहे कोविड हो चाहे नोटबंदी हो, उसके बाद से बढ़ते लगातार बढ़ी जा रहे हैं। तो ये फिनोमिना आपको शायद इंडिया में किसी और शहर में बहुत कम देखने को मिले कि यहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और या कोई कोविड जैसी डेवलपमेंट है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक लल पीरियड आता है, उसके बाद मार्केट एकदम से शूट अप हो जाती है। तो हमारे चंडीगढ़ में भी यही हुआ है कि कोविड से पहले जो रेट्स थे अब उसके 3 गुना हो चुके हैं। अच्छा, इतना इम्पैक्ट है। इतना इम्पैक्ट आ चुका है। चंडीगढ़ शहर के बारे में अगर बात करें तो लोग ये बात बोलते हैं कि क्योंकि ली कार्बुज़र ने बनाया इस शहर को, आर्किटेक्ट इतना प्यारा दिया, तो अपने आप में एक फॉरेन है, जी जी। तो प्राइजेस भी चंडीगढ़ के फॉरेन वाले हैं। फॉरेन आउटसाइडर जो जैसे हाईली पॉल्यूटेड एरिया से कोई आता है उसके लिए तो जन्नत है जी ये। ठीक है, ऑल्दो रियलिटी ये है कि यहाँ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, कंजेशन सब कुछ बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी मच इन हाई डिमांड। जहाँ चंडीगढ़ का यूटी का नाम आ जाता है, यहाँ के नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं किसी भी चीज़ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, बिल्डिंग वालेशंस को लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी मच इन डिमांड। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ एक बार, आप भी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो मैं लोगों को भी इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। तो आप कौन से शहर से हो ये भी बताना, और आप कभी चंडीगढ़ आए हो तो चंडीगढ़ की क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, ज़रूर बताइएगा। अब चंडीगढ़ की रियल एस्टेट की बात करते हैं। कब अभी गज के हिसाब से होता है, मरले के हिसाब से होता है, क्या रेट चल रहा है अभी चंडीगढ़ में? देखिए, गज के हिसाब से बात करें तो 500 गज का जो प्लॉट है दैट इज़ 1 कनाल, हाँ। बेयर मिनिमम रेट उसका 15 CR है, यानी 3 लाख रुपए पर गज चंडीगढ़ का रेट बेयर मिनिमम है। ऑल्दो आपको नॉर्दर्न सेक्टर्स जो हैं चंडीगढ़ के, फॉर एग्जांपल सेक्टर 8, 10 एंड 11, वीआईपी सेक्टर जिनको कहते वीआईपी सेक्टर्स जिनको कहते हैं चंडीगढ़ हाँ, के, तो वहाँ पे रेट आपको मिनिमम 20 CR मिलेगा फॉर ए 1 कनाल हाउस, अच्छा। विच इज़ अगेन 4 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। एंड कमर्शियल में? कमर्शियल में डिपेंड करता है कि वो मार्केट हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास जैसे इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिस इज सेक्टर 34A ऑफ चंडीगढ़। यहाँ पे आपको बड़े ट्यूटर्स वगैरह मिलेंगे, बड़े इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, जैसे हेलिक्स है, एलन है, चाणक्य है, बाइजूस है और ये फ्रैंकलिन वगैरह है। तो ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एरिया है। यहाँ के जो रेट्स हैं डबल बे शोरूम के, यानी जिसका जो हमारे आसपास के शोरूम्स हैं 34 फुट जिनका फ्रंट होता है, तो ये 20 से 25 की रेंज में है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस बिल्डिंग का कितना रेंट आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑल्सो। मैंने ना व्हाट्सएप पे ये बात सुनी भी थी, और मतलब मेरे को तो पता था कि ये फेक न्यूज़ है कि हमारा देश जो है वो लीज़ पे चल रहा है 99 ईयर्स की। बट जब मुझे चंडीगढ़ की प्रॉपर्टीज़ का पता लगा तब मैं हैरान हो गया कि चंडीगढ़ की मेजर प्रॉपर्टीज़ लीज़ पे ही चल रही हैं। मतलब ये जो इसके ओनर है वो इसके ओनर नहीं है, वो खुद Owner किराएदार है 99 ईयर्स के। ओनर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओनर स्टेट ऑफिस चंडीगढ़ है। अच्छा। जिस टाइम पे ये अलॉटमेंट्स हुई थी आज से 30-40 साल पहले, तब लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट इतने नहीं थे। लोगों के बजट में फॉल कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने उस टाइम लीज होल्ड बेसिस पे प्रॉपर्टी ले ली। एंड अब जाके जब रेट करोड्स में पहुंच गए हैं, तब ये चीज़ फील हो रही है कि ये प्रॉपर्टी ये तो हमारी मेरी नहीं तो है ही नहीं है। ये हमारी है ही नहीं। 99 ईयर्स में से कई लोगों के 30 हुए हैं, कईयों के 40 हुए हैं, कईयों के 50 साल हो चुके हैं। हाँ। तो बाद में एक थॉट आता है माइंड में कि इसके बाद क्या होगा, और जो हालात हैं अभी, अगर इसको दोबारा रिलीज़ को रिन्यू किया जाता है तो वो लाखों रुपए की लीज़ होगी। जैसे मतलब one of वो the sectors करंट में प्राइस उनको दोबारा देना पड़ेगा। नॉट एग्जैक्टली करंट प्राइस, जो लीज़ हमारा ग्राउंड रेंट जाता है, लीज़ मनी जाता है, वो बहुत बढ़ जाएगा अगर ये लीज़ अगले 100 सालों के लिए रिन्यू होती है तो। मतलब, और आपको लग रहा है, और जैसे कमर्शियल रेजिडेंशियल में भी आई थिंक सो ये चंडीगढ़ के अंदर था, जी जी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो लीज होल्ड थी उसको फ्री होल्ड करना शुरू कर दिया। तो ये दो वर्ड है, याद रखिएगा। लीज होल्ड मतलब सरकार से आपने किराए पे ली हुई है और आप लगान दे रहे हैं इसका और दूसरी तरफ से है फ्री होल्ड। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड हो जाती हैं, उसका प्रोविज़न है चंडीगढ़ में। फीस लगती है उसकी? फीस लगती है, जो कि रिसेंटली अभी कलेक्टेड बनने के बाद वो फीस भी बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनेटली, बट येस देयर इज़ ए प्रोविज़न। तो उसमें फॉर एग्जांपल 10 मरला 12-13 लाख में फ्री होल्ड हो जाता है, 14 मरला हमारा 20 लाख में फ्री होल्ड हो जाता है, लेकिन कलेक्टर रेट अगर बढ़ते हैं तो ये रेट डबल हो जाएगा। एक बहुत ही फैक्चुअल सी बात जो मेरे को पूछनी थी, ये जो कलेक्टरेट वर्ड है, जी जी।
ये आप लोग को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि गेम जो पूरे शहर को चलाती हैं, पूरे देश की इकोनॉमी जो पूरे देश की रियल स्टेट चला रही है, इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसका एक एक्स प्राइस है, कलेक्ट्रेट उसका 50% 30% तक साउंड करता है। जी जी। अब ये कलेक्ट्रेट बढ़ाने की बात हुई है कि मतलब एक्चुअल प्राइस, क्योंकि मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर सरकार ये बात कर दे कि जितना कलेक्ट्रेट प्राइस होगा उससे 10 या 15% ही आप बढ़ा सकते हो, तो ये इस मुश्किल नहीं पड़ जाएगी ऐसा बेचने के तो, टाइम पे। सरकार कॉल नहीं ले सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट ओनर एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का ओनर खुद ही होता है, उसमें सरकार का से नहीं हो सकता। लेकिन इम्पैक्ट ये होगा कि अगर कलेक्ट्रेट जैसे अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स बढ़ जाते हैं तो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत इम्पैक्ट करेगी जी इस चीज़ को। अभी कलेक्ट्रेट एक्चुअल प्राइस एंड कलेक्ट्रेट में कितना डिफरेंस होगा? प्रेजेंटली अगर हम अभी करंट डेट की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स? 4 टाइम्स। और ये बात समझिए, मतलब टोटल आपको मार्केट वैल्यू एंड कलेक्टर रेट इट इज़ 4 टाइम्स। बट हैविंग सेड दैट, जो कलेक्टेड बढ़ाने की बात की जा रही है ये पिछले 2-3 साल की एवरेज को निकाला गया है, तो लोग ज़्यादा चेक वैल्यू पे रजिस्ट्रीज करा रहे हैं। तो आप ये बात मोटी मोटी बात अगर जो आपको समझनी है वो ये है कि 25 रुपये की चीज़ जो टैक्स जिस पे जा रहा है वो 25% है, बाकी 100 है, और बाकी सरकार को पता है देश इतना बड़ा है, इतना चीज़ें चल रही हैं। कुछ मेरे को लगता है इकोनॉमी के लिए बहुत चीज़ ओपनली हम बात नहीं कर सकते, नहीं कर पता सकते, सभी हाँ। को है, क्योंकि बट इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है ये, तो मैं बहुत बड़ा पार्ट इसमें, क्योंकि रियल स्टेट इसी चीज़ पे बेचो, तो मैं बड़ा हैरान था इस मामले में कि किसी दिन सरकार ने कह दिया कि 25 की चीज़ 35 की बिकेगी, तो फिर लोगों के भैया पैरों के नीचे से निकल जाएगी जमीन। सरकार कैन नॉट टेक दिस कॉल। बट उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने 25 की चीज़ ऑटोमेटिकली 75 की कर दी है ऑलमोस्ट। आप कह रहे हो ऑलमोस्ट कर दी है, उसका डिसीजन अभी 1-2 दिन में हमें पता चल भी जाएगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड वो एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ है? ट्राई सिटी में तो देखिए तीनों शहरों में ये कलेक्टेड बढ़ाया जा रहा है। चंडीगढ़ में भी हो रहा है, अच्छा, पंचकुला भी होता रहता है, और ठीक है। इधर मोहाली में भी हो रहा है। ठीक मोहाली है। में जो रिसेंटली ऑक्शन हुआ है उसमें ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली सारा सरकार को पैसा जाना है, तो काफ़ी हाई रेट पे वो ऑक्शन हुआ है, काफ़ी Perfect. प्रॉपर्टीज हाई रेट पे गई हैं। हाँ, मैं उसके ऊपर आता हूँ। आज मेरे मोहाली के काफ़ी डीलर से बात भी है, तो ये वाला पॉइंट मैं उनसे डिस्कस करूँगा। बट अभी मैं आपसे चंडीगढ़ के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी। चंडीगढ़ जब मैं 2004-5 में मैं आया था, और मैंने अपने करियर की शुरुआत यहाँ कॉल सेंटर से की थी। यहाँ कॉम्पिटेंट होता था, यहाँ उस कॉल सेंटर में जॉब की थी, फिर जाके मैंने ग्रेजुएशन की, फिर वापस आया और फिर रेडियो ज्वाइन किया। चंडीगढ़ शहर को रिटायरीज़ का शहर कहा जाता है, जी जी। बट वो रिटायरीज़ भी अब रिटायर हो चुके हैं मेजरली, लॉन्ग रिटायर्ड ना। तो अब उन प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है? मतलब जिस प्रॉपर्टी का कोई है ही नहीं, बच्चे बाहर चले गए, सेट हो गए, बच्चों ने भी इंटरेस्ट देना छोड़ दिया, बच्चों का भी अलग रूट निकल गया, बच्चे थे ही नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं विवादित, कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जिसका कोई वारिस नहीं है। जिसका कोई वाली वारिस नहीं, वो प्रॉपर्टीज़ तो खैर ओनली 10% होंगी। देर आर अदर काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स जो कि प्रॉपर्टी में पड़ जाते हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे। भाइयों के, चाचों के, हाँ, है ना, ये पड़ रहे हैं। मल्टीपल लीगल हायर्स हो गए, क्लास 1 लीगल हायर जिसमें इमीडिएट आपके ब्लड रिलेशंस आ जाते तो हैं। इस चीज़ को थोड़ा दोबारा समझते हैं। तो जिसका कोई वारी नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता, ऐसे केसेस में क्या होता है? 90% वो चीज़ डिस्प्यूट में जाएगी और उसके नंबर ऑफ क्लेमेंट्स आ जाएंगे। जैसे क्लास 2 लीगल हायर्स में किसी ड्राइवर ने सेवा की है अपने मालिक की, अच्छा, किसी केयर टेकर ने की है, फिजियोथेरेपिस्ट ने की है, ही कैन क्लेम जी मैंने सेवा की है, ऑल्दो ही इज नॉट रिलेटेड टू द ओनर एट ऑल। अच्छा, वो भी क्लेम कर सकता है? वो भी क्लेम कर सकता है। उस केस में डिसीजन होता है, अगर वो मामला कोर्ट में जाता है और उसको चैलेंज किया जाता है, नंबर ऑफ लीगल हायर्स उसके खड़े हो जाते हैं, तो वो फिर कोर्ट फैसला करती है। बट दोज प्रॉपर्टीज आर अराउंड 10% इन चंडीगढ़, जिसका कोई वाली 10% भी बहुत बड़ा आप रेशो बता रहे हो। बट इसीलिए कहते हैं नेकी कर, दरिया में डाल मत डाल। नेकी करता जा, ट्राई मारता जा भाई, कुछ पता प्रॉपर्टी नहीं। ओनर्स जो हमारे इस एज तक पहुंच चुके हैं, 70-80 के आसपास पहुंच चुके हैं, उनको प्रॉपर्टी का फैसला अपने अलाइव रहते कर देना चाहिए। बिल बना देनी चाहिए उनको, बिल बना दें या अपने रहते ट्रांसफर कर दें, हाँ। ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। चलो, ये बहुत ही फैक्चुअल सी बात है। जी। अब बात करते हैं जो रिटायरीज रह रहे हैं, उन्होंने घर के ऊपर पीजीज बनाए हुए हैं। चंडीगढ़ शहर में ही 32 सेक्टर के अंदर इतने एक कमरों के अंदर कमरे बना रखे थे, आग भी लगी थी, सबको पता है। पीजीज का काम चल रहा है, और 34 के सेक्टर के और बाकी सेक्टरों में ये तो खास करके है। तो ये पीजीज कितने का लाओ होते हैं सब लीज करने, लीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसका पूरा क्या रेंटल भी क्या चल रहा है, अभी कितनी कमाई हो जाती है इससे? देखिए, सेक्टर 32 की इंसिडेंट के बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट हो गई है। उसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन जो भी रह रहे हैं वहाँ पे, उनका इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है।
फायर फाइटिंग का प्रोविज़न करना पड़ता है, और हर साल उस आपको पीजी को रिन्यूअल की फ़ीस देनी होती है स्टेट ऑफिस में। स्टेट ऑफिस अच्छा। को पूरी जानकारी देनी होती है। अच्छा। तो बेटर तो यही है कि उसको प्रॉपर ढंग से चलाया जाए। कुछ वो ओनर्स उसको अभी ढंग से नहीं चला रहे, उसमें रिस्क ज़रूर रहता है कि कल को कोई इंसिडेंट हो जाए तो ओनर इज़ अकाउंटेबल। और इसमें जो आप रेंट वगैरह की बात कर रहे थे, एक रेगुलर फैमिली को आप देते हैं तो एक एक्सटेंट है, मान लीजिए एक फ्लोर का 30,000 है, वही फ्लोर अगर आप पीजी को नंबर ऑफ बेड्स के हिसाब से दे देते हैं तो 50-60 तक हो सकता हाँ है। 50 to 60,000 है जी। अभी एक 10 मरले घर पे फर्स्ट फ्लोर का अगर पूरा फ्लोर लेना है तो क्या रेंट मिलता है अभी? डिपेंड करता है पुराना है या नया है। पुराने का स्टिल मिनिमम 30 तो होगा, जिसको पीजी को भी दे सकते हैं, किसी फैमिली को भी दे सकते हैं। 30-40 अगर नया बना हुआ ब्रांड न्यू कुछ बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं तो दे में गो अप टू 70 to 80,000 फॉर वन फ्लोर, 10 मरला। 10 मरला। अच्छा, चंडीगढ़ के अंदर बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड घर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, कहीं कनाल के हैं, 2 कनाल के भी हैं, 4 कनाल के भी हैं। सबसे बड़ा घर चंडीगढ़ में आपने कौन सा देखा आज तक? ऑन पेपर्स इट वाज 5 to समथिंग स्क्वायर यार्ड, यानी कि 10 कनाल से थोड़ा बड़ा। अच्छा, एक और कनाल मतलब 10 कनाल हो गए। 10 कनाल अच्छा, लंबाई में लॉन्गेस्ट प्लॉट था वो, हाँ हाँ, नॉर्दर्न सेक्टर में ही है। मेंशन कह सकते हैं इसको, तो है पूरा कवरा। उसमें 2 वर्टिकल यूनिट बने हुए हैं। हाँ हाँ, 2 ब्रदर्स कहाँ कौन से सेक्टर में है? काफ़ी लोग हिंट वो समझ जाएंगे, 4 सेक्टर में है वो। 4 सेक्टर। हाँ, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इट इज़ 11 कनाल, 5250 समथिंग स्क्वायर यार्ड है ऑन पेपर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखें थोड़ा बड़ा प्लॉट है वो। चलो तो दैट इज़ द ठीक। बिगेस्ट प्लॉट, यानी 1 एकड़ से बड़ा प्लॉट है चंडीगढ़ में। क्या बात है, क्या और बात 1 है। एकड़ की डिमांड भी आज की डेट में मतलब 150 एक की एकड़ जा रही बहुत है। 150 करोड़ की जा क्या? रही है 150 करोड़ की? जी जी। ओ बल्ले तेरे। और बायर्स भी हैं उसके। हैं? ये बायर्स हैं चंडीगढ़ में Buyers इतना हैं, बड़ा बिल्कुल ह्यूज है। खरीदने की? हाँ, इट इज़ नो लॉन्गर ए सिटी ऑफ रिटायरीज, अब ये बिजनेसमैन का शहर बन चुका है, एंड दैट टू बड़े बिजनेस ग्रुप्स ले रहे हैं जी यहाँ पे। और मैंने देखा है लोग सेटल हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, वो हाँ जी। बिल्कुल दिल्ली वो छोड़ के वगैरह यहीं आ बिल्कुल जाओ, आ रहे हैं, बढ़िया बिल्कुल आ रहे डायरेक्ट कनेक्टिविटी। आप देखो यहाँ से फ्लाइट दुबई की डायरेक्ट है, हैं। जी जी। बस बैंकॉक की शुरुआत करवाओ जल्दी, वो नहीं हो रही यहाँ पे, बाकी सब जा रही है यहाँ से डायरेक्ट, है ना। एंड आई एम श्योर लंदन वगैरह की भी शुरू हो जानी चाहिए, उसके लिए अमृतसर जाना पड़ता है। जी जी। तो बिजनेसमैन काफ़ी लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट का हमने पॉइंट किया। और कौन सा पॉइंट था? तो देख, सेव हो गया, सेव कर ले तब तक। जब प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो ऑलवेज से हाँ, एक ये पॉइंट लेते हैं, चलो ठीक है, डन। यार अब बात करते हैं डीलर्स की। जी जी। हर बंदा उतना प्रोफेशनल नहीं होता जितना मैंने आपको देखा है, तो मैं ये आपके फेस पे ही आपकी अच्छी बात बता देता हूँ। Thank ये जो डीलर्स होते हैं, ये जो कहते हैं कि सर प्रॉपर्टी बाय करने का तो ये जो डीलर्स होते हैं, ये जब प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो कहते हैं ये अभी सही टाइम है, और जब बेचनी हो तो कहते हैं 2 महीने रुक जाओ। कुछ मैं नॉट एज ए डीलर, लेकिन हाँ। मैं इन जनरल कहूँगा कि डीलर्स आर ऑलवेज राइट। अगर वो ये बात कहते हैं कि हाँ। अभी खरीद लो बाद में रेट बढ़ जाएंगे, और ये बात हमेशा सच साबित होती है चंडीगढ़ शहर के। बेचने की गेम, एग्जिट गेम, वहाँ फंसता ना आदमी। वहाँ डीलर सही नहीं बता पाते कई बार, या हो नहीं पाता, या एग्जिट में एक प्रॉपर्टी ओनर का अपना एक माइंड होता है, अपना उसका डिसीजन होता है कि आगे उसको क्या मिल रहा है। दैट इज़ वन रीज़न टू सेल ए प्रॉपर्टी। अदरवाइज जो उसकी बेसिक नीड है कि बच्चे सेटल करने हैं या इसको सेल आउट करके बाहर सेटल होना है, वो अलग रीजन है फिर। तो इसमें डीलर अगर आगे कुछ प्रपोज प्रॉपर्टी दे रहा है कि हाँ जी आप ये बेच के ये ले लो, तो फिर उसकी अपनी चॉइस है जी, वो करना चाहिए उससे, अगर उसको बेटर प्रॉपर्टी मिल रही है तो। ओके। पंचकुला में ये बड़ा चला था, बेसमेंट में ग्राउंड पे वो बनाते थे पार्किंग, जी जी। ऊपर 5 लोग, कितने 4 फ्लोर अलाउ, 4 फ्लोर अलाउ किए हुए थे, जी जी। पैसे लगा के। ये बहुत बिजनेस चल गया था, राइट। लोगों ने ये करना भी शुरू कर दिया था कि अलग अलग लोग, एक बंदा कंस्ट्रक्शन करता था, पुराना कोई ज़मीन दे देता था तो उसको 2 फ्लोर मिल जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ये फॉर्मूला अब चल रहा है पंचकुला में, और इसको जी। क्या कहते हैं? ये अभी भी है? जॉइंट वेंचर काइंड ऑफ डील्स होती हैं ये, कि सपोज मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ, मैंने अपना 2 फ्लोर बिल्डर को दे दिया, और बिल्डर ने मेरे को ब्रांड न्यू बिल्डिंग बना के दे दी, जिसमें मेरे खुद के पास 3 फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग बेसमेंट ऑल्सो, स्टिल्ट कार पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मेरे पास है, ऊपर के 2 फ्लोर मैंने बिल्डर को दे दिए। ऐसा अरेंजमेंट भी हो जाता है, या आउटराइटली मैं बिल्डर से बनवाऊँ, उनको बनवाने की मैं कीमत देता हूँ और सारी बिल्डिंग मेरी है फिर, और बाद में मैं उसको फ्लोर वाइज अलग से बेच सकता हूँ। चंडीगढ़ में ये चीज़ है? चंडीगढ़ में ये नहीं है। चंडीगढ़ में इसको 2023 के कोर्ट ऑर्डर के बाद टोटली बैन कर दिया गया, पैन चंडीगढ़। क्यों? इसको एक हेरिटेज सिटी या एक लो डेंसिटी एरिया माना जाता था, जो कि ये नहीं रहा।
हाँ। तो लोगों का क्लेम था कि इससे आपकी डेंसिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है, पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। हम्म। मोर इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने क्लेम दिया कि ये हेरिटेज सिटी है, इसकी हेरिटेज ख़राब हो रही है, हाँ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर 4 भाइयों के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई और उसमें से एक भाई या 2 भाई को पैसों की ज़रूरत है, तो उनका जो ओनली एसेट है, हाँ। जो ओनली उनके हाँ। पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो हाँ। उनकी प्रॉपर्टी का वो फ्लोर है। दिल्ली में खास करके बहुत चला है और हाँ जी, यही हाँ जी। किया है भाइयों ने, कई बड़े ले लिए, कई एग्जिट वो मार लिए, फ्लैटों में चले गए। एक अपने उसका राइट का उनको राइट नहीं दिया जा रहा बेचने का, विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो होना चाहिए, फ्लोर वाइज शेयर वाइज सेल होनी चाहिए चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में अपनी कोई बिल्डिंग या सोसाइटी क्यों नहीं दिखी आज तक कि भाई यहाँ पे ये बिल्डिंग्स हो गई, 15 फ्लोर्स हैं इसमें, ये चंडीगढ़ के अंदर कभी क्यों नहीं? लैंड है चंडीगढ़ में, मैंने देखा लैंड कई बहुत है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड या चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस जिसका भी वो लैंड है वो लॉन्च करें उसे। फॉर एग्जांपल हाउसिंग बोर्ड ने 6-7 स्टोरी तो वहाँ 63 सेक्टर में किए थे लॉन्च, बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। ऑल्दो क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं, आज भी बिक रहा है वो। तो जो और हाई राइज है वो आई थिंक फ्यूचर में आ सकती है चीज़, एंड दैट विल ओनली सर्व टू द नीड्स ऑफ पीपल, बिकॉज जितना हाई राइज होगा उतने ऑप्शन ज़्यादा होंगे, उतना रेट भी उसका कम होगा। अभी अगर हाउसिंग बोर्ड कुछ भी लॉन्च करता है तो वो अगेन एक मिडिल मैन के रीच में वो नहीं है। 2.5 से 3 करोड़ का फ्लैट हर कोई नहीं ले सकता। चलो मैं कह रहा हूँ बने तो सही, पहले आए तो सही। अगर आपसे सवाल जानना चाहूँगा, अगर आप चंडीगढ़ शहर को जानते हो और अगर आप 15 या 17 फ्लोर की बिल्डिंग देखना चाहोगे तो चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में देखना चाहोगे? क्या व्यू होना चाहिए उसका? प्राइस तो भाई बहुत तगड़ा निकलेगा उसका। IT पार्क के पास आ जाए तो नथिंग लाइक दैट, हाँ। वो तो वाकई तगड़ा प्राइस होगा। वहाँ एक हाँ एक पुरुषोत्तम करके आया भी था ना, वो क्या था? पार्श्वनाथ का एक प्रोजेक्ट प्राइडेशिया लॉन्च हुआ था, लेकिन वो कुछ कारणों से फेल हो गया, तो वो कारण हम डिस्कस नहीं कर सकते अभी। लेकिन वो प्रोजेक्ट एक कैसा था, अगर वो लॉन्च हो जाता आज की डेट में एक फ्लैट वहाँ कम से कम 5 करोड़ का होता। वो जो गुड़गांव की कहानी नहीं बताते कि यहाँ 150 करोड़ का फ्लैट पहुँच गया है, तो ये वही होता वही है। उसको तो नॉर्दर्न बेल्ट में एक तरह से काउंट किया जाता है। IT पार्क के नज़दीक काफ़ी लोग रहना चाहते हैं, पर वो बंद क्यों हो गया? फाइनेंशियल रीजन की वजह से? फाइनेंशियल रीजंस थे और चंडीगढ़ की कुछ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। सारा पैसा उनको चेक पेमेंट के थ्रू वहाँ जाता था। रियल एस्टेट में से आप दूसरे पार्ट को तो निकाल ही नहीं सकते। हाँ। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। हाँ। वन ऑफ द रीज़न। बाकी यहाँ फ्लोर बिकते थे, बिल्डर बना के जब बेचते थे, हाँ। तो उसमें भी एक सर्टन रेट पे रजिस्ट्री कराई जाती थी। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ वही 2500 2500 हाँ, 50 प्लस 50 वटएवर आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये इस वजह से यहाँ नहीं हो पाया, पर देखना चाहेंगे हम लोग चंडीगढ़ शहर में अपना ये। अच्छा, जो बड़ी बड़ी साइट होती हैं, अभी कई जगह है अभी भी चंडीगढ़ में खाली पड़ी हैं। जी जी। आप पूरा देखो कि EWS वाला पूरा जो आप धनास में किसी टाइम पे जो 51 बड़ैल कौन सी जगह थी जहाँ पूरी झुग्गियाँ ही थी एक टाइम पे। जिन लोगों को नहीं पता, चंडीगढ़ शहर में इतनी झुग्गियाँ हो चुकी थी एक टाइम में, फिर इन्होंने उठवाई और उन सबको मेरे ख्याल से धनास में इन्होंने EWS के क्वार्टर्स। इंस्टीट्यूशनल एरिया तो आपका यूनिवर्सिटी से पहले आ गया। हाँ। 24 सेक्टर के ऑपोजिट वहाँ भी किसी टाइम पे झुग्गियाँ हुआ करती थी। हाँ। और एक धनास के ऑपोजिट भी है, वो भी पूरा EWS फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं। बनाए हैं उन्होंने और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। ये मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छी हमें जी जी। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की हमें तारीफ भी करनी चाहिए। जिस तरीके से ये मूवमेंट हुई थी ना, आई थिंक सो 2009 या 8 में, तब के टाइम पे तो बड़ा क्लीन तरीके से इन झुग्गियाँ हटाई गई, उनको वहाँ घर पे भिजवाया गया, उन सबको अपने अपने घर दिए गए। अब धनास पूरा इन्हीं लोगों से आप देखो कि अच्छे वहाँ अपने आप में एक सेक्टर निकल के आ रहा है और बच्चे भी बहुत, स्कूलिंग बहुत बेटर है वहाँ पे। एक 38 वेस्ट की बात करता है। जी जी जी। एक वो सेक्टर है जहाँ पे सोसाइटी की तरह डिवीजन है। ये कब बना था 38 वेस्ट? देखिए, अलॉटमेंट को तो 25 से 30 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही इनफैक्ट हो चुका है थोड़ा। लेकिन ये जो आपने बात की कि इट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हाँ। अगर हम 38 से ही कंपैरिजन करें, 38 की अलॉटमेंट्स पहले हुई थी, 38 वेस्ट की बाद में हुई थी। हाँ। तो वहाँ की आप देखेंगे एम्बियंस, वहाँ की रोड्स, वहाँ की मेंटेनेंस, पार्क्स वहाँ पे बहुत अच्छे थोड़ा हैं। नीट एंड क्लीन सेक्टर वो नज़र आता है। हाँ। दैट्स वाई उसके जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं इक्वल साइज के, उसमें 1.5 से 2 करोड़ का फ़र्क है। चाहे 8 मरले की आप बात करें या इवन फ्लैट्स की भी बात करें। फ्लैट्स भी आई थिंक एक HIG अपर का जो सबसे बड़ा फ्लैट होता है वो 3 से 3.5 करोड़ का मिनिमम है वहाँ पे। पर एक ड्रॉबैक भी है, वो जो डंपिंग ग्राउंड, वो इशू कहाँ तक पहुँचा और उसका कोई सोल्यूशन है? डंपिंग ग्राउंड को पूरा ट्राई सिटी ही इनफैक्ट अपोज कर रहा था, खासकर जो उसका सराउंडिंग एरिया, जैसे न्यू चंडीगढ़ है, न्यू चंडीगढ़ के बड़े बिल्डर्स हैं, 38 सेक्टर वाली पूरी बेल्ट है, 40 सेक्टर की पूरी बेल्ट है, तो वो तो रिमूव किया जा रहा है। होपफुली वो अगले 1 साल में पूरा वहाँ से कहाँ जाएगा वो? उसके सामने ही एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एक बनाया जा रहा है वहाँ पे, वहाँ शिफ्ट होगा। और कुछ साइट्स हैं जहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, तो वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा आने वाले फ्यूचर में।
दैट इज़ नॉट नो लॉन्गर ए कंसर्न फॉर ए पर्सन हु इज़ बाइंग नियर बाय दैट एरिया। पर अब कोई फ़र्क नहीं है अब वहाँ अब पे। कोई अच्छा, और मतलब है वन ऑफ द प्रीमियम, अगर 38 वेस्ट से शुरू हो जाओ तो ये भी बिल्कुल अपने आप बिल्कुल में सेक्टर हाउसिंग बोर्ड निकल। का 38 वेस्ट इज़ वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर्स। कमर्शियल बिल्डिंग के सीन में अभी हम जो फ्री होल्ड कुछ तो अवेलेबल होंगे, फ्री होल्ड चंडीगढ़ शहर के, Only 10% to 15% is freehold. Rest is all leasehold. एंड दे आर ओके सेलिंग इट। कुछ मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं ये? अवेलेबिलिटी होती है। फ्री होल्ड के रेट्स नॉर्मली ज़्यादा होते हैं, 20 से 25% तक कई बार ज़्यादा होते हैं। अच्छा। एंड कमर्शियल की मार्केट मूव करती है रेंट से। अब हमारे सामने जो शोरूम्स हैं हमारे आसपास, किसी का 7 लाख पूरे शोरूम का रेंट आ रहा है पर मंथ, कोई पूरा शोरूम इंस्टीट्यूट्स को चढ़ा हुआ है तो वो 15 लाख तक जनरेट कर रहा है। और तभी इतना फ़र्क है कि 18 से 20 ईयर का भी आपको यहाँ शोरूम मिलेगा, 25 का भी मिलेगा, 27 का भी मिलेगा। चंडीगढ़ की मार्केट में अगर आज रेजिडेंशियल ले रहे हैं तो आप 2050 तक क्या देखते हो? कहाँ कहाँ क्या रेट पहुँच जाएंगे? देखिए मार्केट कुछ टाइम के लिए स्टेबल होती है, किसी भी डेवलपमेंट की वजह से, कोविड हो, नोटबंदी हो, ऐसा कुछ भी हो जाए, कलेक्ट्रेट्स हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ते रहेंगे। मतलब अभी हम सोच नहीं सकते थे कि 1 कनाल की प्रॉपर्टी 6 से 7 करोड़ की कोविड से पहले, आज की डेट में 15 से 20 करोड़ की। तो ये रेट अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो 1 कनाल तो ये एक तरह से लुटियन जोन बन जाएगी चंडीगढ़ की। जिसने उस टाइम पे लिया वो तो बहुत समझदार होगा। वो लकी होगा। थैंक यू सो समझदार मच। मैं लकी। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स लकी रह चुके हैं, मुझे उस बात का प्राउड है जी। तो नहीं, आई एम वन ऑफ दैट। थैंक यू फॉर चूजिंग मी एज योर कंसल्टेंट इन दैट डील। राइट। तो कोई बंदा रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदता है जी जी। और डीलर को नहीं इन्वॉल्व करना चाहता, खुद के पास सेंसेस होने चाहिए डॉक्यूमेंट चेक करने की, तो अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप बताना चाहो कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, तो वो कौन कौन सी है? जिसको हम कहते हैं बर्थ ऑफ ए प्रॉपर्टी, दैट इज़ अलॉटमेंट लेटर, कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे अलॉट हुई थी। दैट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज़ एग्जीक्यूटेड फॉर एनी प्रॉपर्टी। अलॉटमेंट, देन कन्वेंस डीड एक बड़ा मेजर डॉक्यूमेंट है। आज भी जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो कन्वेंस डीड को हार्ट एंड सोल ऑफ द प्रॉपर्टी मानते हैं। तो कन्वेंस डीड पहले ओरिजिनल अलॉटी के नाम पे ही एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद जितनी बार भी हैंड्स चेंज हुए हैं, चाहे सेल डीड हुई है, चाहे विद इन फैमिली ट्रांसफर डीड हुई है, या बिल के बेस पर हुई है, ऑल द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन दैट ऑर्डर, तो वो टाइटल चेंज उसको हम बोलते हैं, विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द स्टेट ऑफिस ऑल्सो। तो जो पहला स्टेप है कि आप प्रॉपर्टी ओनर की फाइल देखें, ये डॉक्यूमेंट्स उसमें आप देख लें, स्टार्टिंग फ्रॉम अलॉटमेंट, कन्वेंस डीड, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर डीड, सेल डीड, एंड वन डॉक्यूमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अच्छा। वो होता है कि आपने बिल्डिंग को एज पर सैंक्शन प्लान्स बनाया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया, बिल्डिंग आपकी कंप्लीट हो गई, तो वो होना भी आजकल ज़रूरी है। तो बिल्डिंग ब्रांच के डॉक्यूमेंट्स जो आपके सैंक्शन मैप्स हैं और एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। टाइटल डॉक्यूमेंट्स में मैंने जैसे आपको बताया कि सारे टाइटल आप चेक कर लीजिए, एंड सेम कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द स्टेट ऑफिस, और वो सबसे मेजर स्टेप है बिफोर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट टू सेल। आप अपना स्टेट ऑफिस में किसी भी एडवोकेट से फाइल चेक करवा सकते हैं। फाइल चेक हो सकता और है। आपने किसी से डायरेक्ट डील करनी है, आप सिंपली उनसे एक सिंगल पेज की अथॉरिटी लेटर लें, उनका सेल्फ अटेस्टेड आईडी लें, और किसी भी एडवोकेट को ऑथराइज करके वहाँ पे आप फाइल इंस्पेक्ट करवा सकते हैं। इंस्पेक्शन हो सकता उसके बाद आपकी जो म्यूचुअल टर्म्स हैं कि कितने टाइम में पेमेंट हो रही है और एडवांस कितना देना है, वो आपस में म्यूचुअल है। है। अब बात करते हैं डीलर्स कैसे हैं। डीलर्स के बिजनेस का क्या स्टैटिस्टिक्स है? महीने में कितनी प्रॉपर्टियां आराम से निकल जाती हैं चंडीगढ़ शहर में, मूवमेंट होती होंगी, या आपने या आपके 26 से 27 हज़ार कोठियाँ हैं जी। और जो तेज़ी अभी चल रही है, यू कैन से एवरी मंथ, छोटी से बड़ी प्रॉपर्टी सब कुछ मिला के आपको महीने की 200 से 300 सेल डीड्स मिलेंगी। अच्छा, ये रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेड है? ये रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। अगर हम ज़्यादा ही खैर होंगी, क्योंकि 30 रजिस्ट्रीज की परमिशन होती है। उन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपकी जीपीएस भी होती हैं, सेल डीड्स भी होती हैं, ट्रांसफर डीड्स भी होती हैं। तो इफ़ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो आप लगा के चलिए 250 से 300 के आसपास इजीली मंथली हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर 26,000 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप 10% की मूवमेंट बता रहे हैं कि होती हो। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और चलो, उन 10% में अगर एवरेज सेल भी लगाओ तो वो कहीं ना कहीं 5 या 3 करोड़ तक की मूवमेंट होती होगी पर प्रॉपर्टी। और उसका, क्योंकि मैं उसका 1% लगाने वाला हूँ फिर, क्योंकि वो कमाई है जो रियल एस्टेट वाले जो एजेंट्स हैं या डीलर्स हैं वो अपना हक रखते हैं। एग्जैक्टली। मंथली क्या इनकम हो जाती है आज के टाइम में चंडीगढ़ में अगर कोई डीलर है तो? सेल परचेज वाला, अभी रेंटल की अलग पूछूंगा मैं, तो सेल परचेज वाला महीने में अगर मेहनत करे और पीआर बनाए अपनी, क्योंकि ये एक पर मंथ जॉब नहीं है, तो इसको हम एक एनुअल इनकम की तरह हम लेके चलते हैं। अगर कोई डीलर बड़ी सेगमेंट में काम कर रहा है, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल अबव,
तो उसके लिए 2-3 महीने में एक बड़ी डील मोर देन सफिशिएंट है। वो इजीली 60 लाख से लेकर 80 लाख कमा के जाएगा। ओके। और अगर कोई सेगमेंट, जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स होती हैं हमारी हाउसिंग बोर्ड की, जो टिकट साइज़ है वो कम है, फ्लैट्स हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, तो वो सेगमेंट वाले डीलर भी एक महीने में 3-4 डील करते हैं। वो भी अपना कितने में ही commission आ को जाते हैं? अराउंड 20 से 30 लाख आ रुपए जाते हैं महीना, अगर अच्छा काम वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे नाम हैं। बना हुआ उनका तो। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी डील 2 महीने या 3 महीने में एक डील, हाँ। छोटी डील्स एवरी मंथ 2 या 3 डील्स। तो कुल मिला के गेम है, देखो 36 से 40 लाख रुपए साल के आप कमा सकते हो अगर आप एक अच्छे डीलर हो तो। एग्जैक्टली। और एक अच्छे डीलर होने की तहसीर क्या है, मतलब उसमें क्या 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 ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? थंब रूल इज़ द ऑनेस्टी ओनली, क्योंकि आप अगर एक ऑनेस्ट पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हो अपने बायर के सामने तो बायर आपको छोड़ेगा नहीं। अदरवाइज़ हमारे पास जब हमारी अखबार में ऐड लिखती है किसी भी प्रॉपर्टी की, हमने अगर 1-2 फ़ोन्स नहीं उठाए, दूसरे डीलर को कॉल चलेगी सेम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो डिपेंड करता है कि वो डीलर कैसे उनको प्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर्टी कैसे कन्विंस कर रहा है। तो आपकी पहली इंटरेक्शन क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ऑनेस्टी इज़ द थंब रूल। आप पूरी ऑनेस्टी के साथ एक प्रॉपर्टी की पिक्चर सामने रख दें, देन इट इज़ अप टू क्लाइंट कि उसने लेनी है नहीं लेनी। वो अपना खुल के आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे। अदरवाइज़ वो भी अपने कार्ड्स ओपन नहीं करेंगे कि आपको सामने से इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही या करेक्ट नहीं आ रही। तो बेटर है सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। वो बेसिक थंब रूल है। कोई एक फाइनेंसर आदमी जिसने लोगों को पैसे दिया है, उसकी रिलेशनशिप भी है, वो एक कमरा खोल लेता है और उसमें डीलर बन जाता है। जो नया डीलिंग के बिजनेस में आ रहा है उसको आप स्पेसिफिकली क्या कि भैया ये चीज़ें तैयार रखो, ये काम आने वाली है? नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आई थिंक 5 से 6 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की डेट में आप किसी डीलर को कॉल करो, वो आपको 2 चीज़ें बताएगा, कोठी का नंबर और कोठी का रेट। हाँ। बाकी चीज़ें कई बार पता नहीं होती। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें है कि ओनर कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, हाँ। चंडीगढ़ में हैं, अब्रॉड हैं, कहाँ पे हैं। हाँ। और हम लोग रेट सुन के कई बार रख देते हैं कि ठीक है जी सूट करता है नहीं करता, लेकिन हम उसमें टर्म्स नहीं पूछते। तो टर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और टाइम कितना मिल रहा है उसमें हमें प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइटल क्लियर है कि नहीं है, टाइटल ट्रांसफर्ड है कि नहीं है। कंट्रोवर्शियल भी नहीं हाँ, है। तो ये जो नया प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले टाइटल पेपर्स पढ़ने आने चाहिए। वो देख लें टाइटल कंप्लीट है, अपना स्टेट ऑफिस में वेरिफिकेशन करा लें, उसके बाद प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही वैल्यूएबल बात बताई आपने। एक ये जो टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स होता है, कौन सा टैक्स होता है जो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जी। हाँ, ये क्या है? आम मतलब लैंग्वेज में समझाना हो तो ये क्या है? देखिए, कैपिटल गेन जो आपकी प्रॉपर्टी बेचने पे जो आपको गेन हो रहा है, गेन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है बेसिकली कि 2001 में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट था, 2025 में उस प्रॉपर्टी का क्या रेट है। उसके बेस पे एक सीए आपके कैलकुलेशन बना के देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी 10 CR की है, आप उसको बेचना चाहते हैं मार्केट में, आपका गेन बनता है उसमें से 9 CR, तो आपको वो कहा जाएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा। ठीक है जी, कि आपको वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है या आपने खरीदी थी, लेकिन वो पुरानी है, 3 साल से उसको ज़्यादा हो चुके हैं। तो वो 1% है अभी? नॉट एग्जैक्टली 1%, टैक्स इज 12.5%, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर थोड़े सरचार्ज सेस मिला के इट बिकम्स 15% ऑलमोस्ट। 15% है। हाँ। और ये जो फॉरेन के केस में था कि अगर आप फॉरेन NRI हो, वो स्लैब भी अब इतनी ही हो चुकी है। अच्छा, वो पहले 22% होती थी वो अब? हाँ, पहले 23.92 तकरीबन 24% थी, अब इट हैज़ कम डाउन टू 14.95, यानी तकरीबन 15%। चलो ठीक है। तो देखा, मैंने आखिरी में कुछ टेक्निकल सवाल पूछे, ये आप अपने डीलर से ज़रूर पूछो, अगर वो आंसर कर पाए तो ही आगे डील करो, वरना रहने दो, है ना? तो अच्छा लगा पुनीत बात करके। कई बार हाँ डीलर को खुद एजुकेट करना पड़ता है उसको सवाल पूछ के। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही चीज़ आती है कि पहले हम भी 2 चीज़ें बताया करते थे, प्रॉपर्टी का नंबर और रेट, बाकी हमें भी नहीं पता होता। धीरे धीरे तो धीरे धीरे आपको वो क्वेश्चन सब सामने से आते हैं, पता चल जाता है कि क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए। चलो, ये अब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी है आपको अगर चंडीगढ़ के अंदर, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट जी। मैं सुनना चाहूँगा कभी वो 150 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपने बेची है, थैंक यू सो मच। कमीशन 15 करोड़ तो ग्रैंड पार्टी हो जाएगी। 2 साल तक छुट्टी लूँगा मैं तो। जी ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। सर फोटोग्राफी